मैं कॉलेज से घर वापस आई तो भाभी जैसे मेरी ही मुंतज़िर थी। देखते ही कहने लगी, अब अपने कमरे में सोने के लिए मत चली जाना। जल्दी से बावर्ची खाने में जाओ, कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है। सारा सामान मैंने मँगवा के रख दिया है, बस अब तुम जल्दी से खाना तैयार कर दो। मैं जो पूरा दिन थक कर चूर-चूर हो चुकी थी, सोचा था घर जाकर आराम करूँगी, सो जाऊँगी। भाभी की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मगर मैंने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया, जानती थी कि कुछ कह दिया तो भाभी 2 के 4 लगाकर भाई को मेरे खिलाफ वर्गलाएँगी। भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। और वही हुआ जिस बात का मुझे अंदेशा था। किरण भाभी ने ऊँचा-ऊँचा बोलना शुरू कर दिया, सारा-सारा दिन घर से बाहर आवारागर्दी करती रहती हो, ना जाने पढ़ाई के नाम पर क्या गुल खिलाती हो, और तुम्हारा भाई है जिसे तुम पर आँखें बंद करके एतबार है। अरे जवान जहान लड़की को कौन पूरा-पूरा दिन घर से बाहर निकाले रखता है? इस आदमी को तभी यकीन आएगा जब पानी सर से ऊँचा हो जाएगा। भाभी ना जाने क्यों मेरे किरदार के ऊपर वार करना और मेरे बारे में गलत-सलत बातें बोलना अपना फ़र्ज़ समझती थी। घर में कौन आया है? मैंने झगड़े को ख़त्म करने के लिए मौज़ू बदल कर सवाल किया था। जितना उनसे बहस करती उतना ही वो चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं और आस-पास के लोग सुनकर मज़ा लेते। मेरे मायके वाले आए हैं, मेरी बहन आई है जिनका मियाँ सऊदीया में होता है, अब जल्दी से खाना तैयार कर दो। मैं थके-थके अंदाज़ में कमरे में गई थी, आँखों से आँसू उबल पड़े थे जिन्हें मैंने बेदर्दी से पोंछ डाला था, और फिर मैंने गर्मी में खड़े होकर खाना तैयार किया और उन लोगों से मिले बगैर अपने कमरे में चली गई। क्योंकि अब मुझसे मज़ीद खड़े रहना मुमकिन नहीं था। शाम को जब आँख खुली तो वो लोग घर से चले गए थे। मैंने सोचा था कि अब किरण भाभी का मूड खुशगवार हो गया होगा क्योंकि मैंने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर दिया है, मगर वो तो बहुत गुस्से में थी। यानी आपकी बहन तो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। मेरी बहन और बहनोई से मिली ही नहीं और वहीं से चली गई थी। ये भी नहीं सोचा कि वो लोग हम पर कितना बड़ा एहसान करने जा रहे हैं। मेरा ये बहनोई तो है जो आपको बाहर लेकर जा रहा है, और आपकी बहन के मिज़ाज के मुताबिक दिलावर भाई भी मुझ पर गुस्से से चिल्लाने लगे थे। तुम्हें आए कि का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं, सारा दिन घर आते ही तुम सो गईं। मैंने एहतजाज करना चाहा, भाभी को सच बताना चाहा, मैं थक गई थी, काम करके मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी के सामने जाती, मगर यहाँ बोलना कुछ भी बेकार था। वक़्त यूँ ही बीतता जा रहा था, भाई के बाहर जाने की सारी तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। किरण भाभी खुश थीं कि अब भाई बाहर चले जाएँगे तो घर के हालात भी बदल जाएँगे। वहीं पर उन्हें गुस्सा भी था, और उनका शौहर उनसे दूर जा रहा है, और इस बात का गुस्सा वो ना जाने क्यों मुझ पर उतार रही थी। जब भाई ने कहा कि वो बाहर जाकर मुझे अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और मेरी बहुत धूम-धाम से शादी भी करेंगे, तब भाभी का चेहरा मुझे देखने वाला था। वो बाहर की कमाई और हर एक चीज़ से सिर्फ़ अपना ही हक समझती थी। उन्हें लगता था कि मैं ज़बरदस्ती उनके गले पड़ी हूँ, मेरा दुनिया में था ही कौन? छोटे से थे जब अम्मा-अब्बा हमें छोड़कर दुनिया से चले गए। भाई को ही मैंने माँ और बाप के रूप में देखा था। उन्होंने हर मौका पर मेरा खूब साथ दिया था, मुझे हौसला दिया, सहारा दिया और मेरी ज़रा-ज़रा सी खुशी का ख़्याल किया। उन्होंने खुद अपनी पढ़ाई को दरमियान में छोड़ दिया था, सिर्फ़ इस वजह से कि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूँ और मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी, तब तक सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। भाई की शादी भी एक गरीब ख़ानदान में ही हुई। फूफो की मदद से अंजाम पाई थी। किरण भाभी फूफो के दौर के जानने वाले थे। वो 2 बहनें थीं जिनका मुश्किल ही गुज़ारा होता था। किरण भाभी बड़ी थी और उनसे छोटी साजिशा थी जो कि उन भाभी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सलीका शुआर लड़की थी। किरण भाभी के बाद साजिदा का रिश्ता एक बहुत अच्छे ख़ानदान से आया था। लड़का सऊदीया में था, अच्छा ख़ासा कमाता-पीता था। सबसे भाभी को बहुत गुस्सा था कि उनके माँ-बाप ने उनकी शादी जल्दबाज़ी में की है, वरना उनके पास भी आज सब कुछ होता। किरण भाभी के लिए मेरे भाई की मोहब्बत और ख़्याल रखना जैसे कुछ भी अहम नहीं था, उनके लिए सिर्फ़ पैसा ही अहम था। तब भाई ने तंग आकर फ़ैसला किया कि उन्हें भी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उस मुल्क में रहकर कम वक़्त में इतना पैसा हासिल करना तो बहुत मुश्किल काम था। वो पढ़े-लिखे तो थे नहीं कि जो अच्छी जॉब मिल जाती, और ना ही इतना पैसा था कि वो कारोबार शुरू कर लेते। ऐसे में किरण भाभी ने अपनी बहन से बात की तो उनके शौहर अच्छे इंसान थे, उन्होंने दिलावर भाई को वहीं बुला लिया और अब वो भाई का वीज़ा भेज चुके थे। भाई अब सऊदीया जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। वो बार-बार मुझे अपना ख़्याल रखने की ताकीद करते, जानते थे कि भाभी कभी भी मेरा वैसे ख़्याल नहीं रख सकती जैसे भैया रखते थे। भाई के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जिस मोड़ पर मुड़ी, उसका तसव्वुर भी मैंने कभी नहीं किया था। दिलावर भाई के जाने का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी दिन था। वो एयरपोर्ट जाते हुए बार-बार पलटकर मुझे देख रहे थे। उनकी आँखों में मेरे लिए फ़िक्र थी, मगर वो मजबूर थे क्योंकि उन्हें हमारे मुस्तकबिल के लिए परदेस जाना था। जब वो चले गए तो घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो मुझे अंदर ही अंदर खाने लगी। लेकिन ये खामोशी तूफ़ान से पहले का सुकून थी, क्योंकि किरण भाभी अब अपने असल रूप में आने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि भाभी उम्मीद से हैं। ये खबर सुनकर मैं अपनी तमाम तलख़ियाँ भूल गई और खुशी से निहाल हो गई।
मैंने सोचा कि शायद अब घर में एक नई ज़िंदगी आने वाली है तो भाभी का रवैया भी बदल जाएगा। उनके दिल में नरमी आ जाएगी मगर हालात उसके बरअक्स निकले। हामला होने के बाद भाभी का रवैया मेरे साथ मज़ीद जारहाना हो गया। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा चिड़चिड़ी और बदतमीज़ हो गई थी। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ घर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ले ली थी। मैं सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती, कॉलेज जाती और फिर वापसी पर थकी-हारी बावर्ची खाने में जुट जाती। भाभी सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती या फ़ोन पर अपनी बहन साजिशा से ग़ीबतें करती रहती। डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था, लेकिन वो आराम करने की बजाय हर वक़्त अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करती रहती। जिन चीज़ों से डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से मना किया था, जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना या भारी चीज़ें उठाना, वो जानबूझकर वही काम करती ताकि मुझे तंग कर सकें। मैं उन्हें कहती, "भाभी आप ये चटपटी चीज़ें मत खाएँ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी।" तो वो आगे से तब कर जवाब देती, "तो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, अपनी हद में रहो। तुम चाहती हो कि मैं भूखी मर जाऊँ।" वो सारा दिन मोहल्ले में फिरती, कभी किसी पड़ोसी के घर तो कभी किसी के। मैं उन्हें रोकती कि भाभी इस हालत में इतना चलना-फिरना ठीक नहीं है, आप घर पर आराम करें। तो वो भाई को फ़ोन करके मेरी शिकायतें लगाती कि मैं उन्हें घर में कैद रखना चाहती हूँ और उन्हें खाना-पीना भी नहीं देती। एक दोपहर जब मैं कॉलेज से वापस आई तो देखा कि भाभी किचन में भारी अलमारी को खिसकाने की कोशिश कर रही थी। मैं दौड़कर उनके पास गई और कहा, "भाभी जी आप क्या कर रही हैं? आपको मना किया है ना कि कोई चीज़ उठानी नहीं उठानी।" उन्होंने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया और बोली, "तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो ये घर गंदगी का ढेर बन जाता। हटो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो।" मैंने लाख मिन्नतें की मगर वो नहीं मानी। उनकी ज़िद और लापरवाही देखकर मेरा दिल बैठने लगा था और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक शाम भाभी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वो दर्द से कराहने लगी और देखते ही देखते खून बहने लगा। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने अकेले हिम्मत जमा की, टैक्सी बुलाई और उन्हें अस्पताल लेकर गई। मैं वहाँ घंटों उनके लिए दुआ करती रही, नर्सों के पीछे भागती रही, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि मिसकैरेज हो गया। बच्चा नहीं बच सका। मैं वहीं अस्पताल के ठंडे फर्श पे बैठकर रोने लगी। मुझे उनके दुःख का एहसास था, मगर मुझे क्या मालूम था कि ये हादसा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बना दिया जाएगा। अगले ही दिन जब भाई का फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि उन्हें तसल्ली दूँगी, मगर भाभी ने फ़ोन पकड़ते ही ऐसी अदाकारी शुरू की कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो धाड़े मार-मार कर रोने लगी और भाई से कहने लगी, "दिलावर तुम्हारी बहन ने मेरा घर उजाड़ दिया। उसने मुझे जानबूझकर किचन में धक्का दिया। उसने मेरे पेट में लात मारी। ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारी अपनी औलाद हो। ये चाहती थी कि तुम्हारी कमाई पर हमेशा उसका कब्ज़ा रहे।" मैं फ़ोन के पास ही खड़ी थी। मेरी समाअतों ने ये अल्फ़ाज़ ज़हर बनकर उतरे थे। मैंने चीख कर कहा, "भाभी खुदा का खौफ़ करें, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपकी खिदमत की थी।" मगर भाई ने दूसरी तरफ से ऐसी ज़ोरदार आवाज़ में मुझे डाँटा कि मेरी आवाज़ गले में ही दब गई। भाई ने मुझसे बात करना गवारा ना किया और फ़ोन काट दिया। अस्पताल से घर आने के बाद ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। भाई ने अब मुझसे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो महीने में 1 बार फ़ोन करते तो सिर्फ़ भाभी से बात करते और उन्हें पैसे भेज देते। भाभी अब मलका बन चुकी थी और हर वक़्त भाई के कान भरती रहती कि आपकी बहन तो अब काबू से बाहर है, ये सारा दिन कॉलेज के नाम पर बाहर रहती है। मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा है, ये फ़ोन पर रात भर बातें करती है। ये घर की इज़्ज़त नीलाम कर रही है। मैंने भाई को मैसेज किए, उन्हें अपनी सफाई देनी चाहिए। उन्हें बताया कि भाभी झूठ बोल रही हैं, तो मैं सिर्फ़ पढ़ाई पर तवज्जो दे रही हूँ। मगर भाई जैसे किसी ने जादू कर दिया था, वो भाभी की हर बात पर आँखें बंद कर यकीन करने लगे। शायद बच्चे के खोने का दुःख उनकी अकल पे पर्दा डाल गया था और मुझे इसका ज़िम्मेदार भी बदतर हो गई थी। भाभी मुझे खाने को सालन तक ना देती। मैं सूखी रोटियाँ खाकर गुज़ारा करती। कॉलेज की फ़ीस के लिए भी मुझे अब तरसना पड़ता था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी, भाभी अचानक अंदर दाखिल हुई और मेरा मोबाइल छीन लिया। "कौन है वो लड़का जिससे तुम अभी बात कर रही थी? बोलो।" उन्होंने चीख कर पूछा। मैंने कहा, "भाभी मैं तो अपनी सहेली से नोट्स माँग रही थी, आप देख लें।" उन्होंने मोबाइल दीवार पर दे मारा और कहने लगी, "तुम्हारी ये यारियाँ अब नहीं चलेगी। आज मैंने दिलावर को बता दिया है कि तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो और अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है।" इसी रात भाई का फ़ोन आया। उन्होंने वीडियो कॉल की, उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख़ था। उन्होंने एक बार भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, "तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी तालीम छोड़ दी, दिन-रात एक किया और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने मेरे बच्चे को मारा और अब मेरी इज़्ज़त भी मिट्टी में मिला रही हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी।" मैंने भाई के आगे हाथ जोड़े, मैं रोई, मैंने कुरान की कसम उठाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कॉल काट दी। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए किचन की तरफ ले गईं। "निकल जा यहाँ से बदकिरदार लड़की, जाकर अपने उन ही यारों के पास रह जिनके लिए तूने ये सब किया है।" रात के 2 बज रहे थे, बाहर खूब अंधेरा था और तेज़ बारिश हो रही थी। भाभी ने मेरा थोड़ा बहुत सामान एक बैग में डाला और मुझे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया।
दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और मैं सड़क पर तनहा रह गई। वो भाई जो मेरा मान था, जो मेरा गुरूर था, आज उसने अपनी बहन को बिन देखे, बिन सुने एक झूठ की बुनियाद पर ठुकरा दिया था। मेरे पास ना सर छुपाने की जगह थी और ना ही कोई सहारा। मैं इस भीगी हुई रात में सड़क के किनारे बैठकर सोच रही थी कि क्या सचमुच रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं? क्या एक औरत का झूठ एक भाई की बरसों की मोहब्बत पर इतना भारी पड़ सकता है? क्या वो अपने ही सगे रिश्ते से मुतनफ़िर हो जाए? कि मैं सड़क के किनारे अपने छोटे से बैग को सीने से लगाए बैठी थी, जिसमें मेरी किताबें और चंद जोड़े कपड़े थे। भाभी की दी हुई तोहमत और भाई की बेरुखी का बोझ इस पौड़े से कहीं ज़्यादा भारी था। मेरी नसें धुंधला रही थी कि अचानक सड़क की दूसरी तरफ एक कूड़ेदान के पास मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। पहले तो मैं डर गई, फिर कराहने की आवाज़ मेरे कदम इस तरफ मोड़ दिए। वहाँ एक शख्स पड़ा था जिसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुँह को आ गया। उसके कपड़े चीथड़े बन चुके थे, चेहरे पर खून जमा चुका था और वो कीचड़ में लत-पत था। "बाबा, बाबा होश करें, क्या हुआ है आपको?" मैंने उसके करीब झुककर पुकारा। उसने अपनी बोझल पलकें उठाईं। उसकी आँखों में शदीद कुर्ब था। उसने बोलने की हिम्मत की कोशिश की, लेकिन उसके हल्क से सिर्फ़ एक घुटी-घुटी आवाज़ निकली। वो अपना दायाँ हाथ अपनी पीठ पर रखे हुए था, जहाँ से खून मुसलसल रस रहा था। मैंने सोचा, ये कितना बदकिस्मत है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं, शायद दुनिया उसे एक मामूली फ़कीर समझकर छोड़ गई है। मैंने हिम्मत जमा की और सड़क पर आकर रिक्शे को रुकने का इशारा किया। रिक्शा रुका तो ड्राइवर ने इस शख्स को देखकर मुँह बनाया। "पाजी जी, ये क्या मुसीबत पाल रही हैं आप? कोई पुलिस केस हो गया तो मैं फँस जाऊँगा। ऊपर से ये फ़कीर, खुदा के लिए ऐसा मत कहें।" मैं रो पड़ी, "ये मर जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं आपको दुगने पैसे दूँगी।" रिक्शे वाले ने हिचकिचाते हुए उसे रिक्शे में डालने में मेरी मदद की। अस्पताल पहुँचते ही मैंने अपनी जेब टटोली, सिर्फ़ ₹800 थे। मैं परेशान थी कि इतने पैसे में तो शायद पर्ची भी ना बने। मैंने गार्ड से कहा, "भाई जल्दी से स्ट्रेचर लाएँ, उनकी हालत बहुत ख़राब है।" स्ट्रेचर पर लेटे हुए उस शख्स ने अचानक पूरी कुव्वत जमा की और करीब खड़े सिक्योरिटी गार्ड की कमीज़ पकड़कर उसे अपने करीब किया। उसने गार्ड के कान में बहुत मध्यम आवाज़ में कुछ कहा। गार्ड के तासुरात सेकंडों में बदल गया। उसने फ़ौरन वायरलेस निकाला और चिल्लाने लगा, कोड रेड, कोड रेड, फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड क्लियर करवाएँ, सर मिल गए हैं। मैं हक्का-बक्का खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। गार्ड ने मेरी तरफ देखा और बड़े एहतराम से बोला, "बीबी आप यहीं रुके, कहीं मत जाइएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया।" अभी 15 मिनट भी नहीं गुज़रे थे कि अस्पताल की राहदारियाँ पुलिस अफसरान से भर गईं। काली वर्दियों वाले कमांडोज़ ने पूरे एरिया को घेर लिया। मैं सहम कर एक कोने में खड़ी हो गई। एक ऊँचे कद का पुलिस अफ़सर भागता हुआ डॉक्टर से पूछा, "डीएसपी आर्यान की हालत कैसी है?" डॉक्टर ने जवाब दिया, "सर, अगर ये लड़की उन्हें 10 मिनट में लेट लाती तो बचना नामुमकिन था। उनका बहुत खून बह चुका था।" मैं हैरत के समंदर में डूब गई। डीएसपी, वो फ़कीर, एक खातून पुलिस अफ़सर मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, "बेटा आपका नाम क्या है? आप बहुत बहादुर हैं।" आर्यन सर पिछले 3 दिन से लापता थे और गैंग को पकड़ने के लिए फ़कीर का रूप धारे हुए थे, लेकिन उन पर हमला हो गया था। किसी ने उनकी मदद नहीं की क्योंकि सब उन्हें बेकारी समझ रहे थे। वो मुझे एक वीआईपी लाउंज में ले गए, जहाँ मेरे लिए खाना लाया गया। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन भूख जैसे अड़ चुकी थी। 3 दिन बाद आर्यन को होश आया। मुझे उसके कमरे में बुलाया। वो अब एक मुख्तलिफ इंसान लग रहा था। एक पुरवकार और पुरकशिश नौजवान। उसने मुझे देखकर एक नहीब-सी मुस्कुराहट दी और इशारे से अपने पास बुलाया। "तुम्हारा नाम क्या है?" उसने धीमी आवाज़ में पूछा। "जी, मेरा नाम दुआ है।" मैंने सर झुकाकर जवाब दिया, "दुआ? वाक़ई तुम मेरे लिए दुआ बनकर आई हो। अगर तुम इस रात ना होती तो मैं आज ज़िंदा ना होता, लेकिन तुम्हारी आँखों में ये उदासी क्यों है? तुम अस्पताल के इस कमरे से बाहर क्यों नहीं जाना चाहती?" मेरी सिसकियाँ निकल गईं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, भाई की मोहब्बत, भाभी की मकारी, वो झूठा इल्ज़ाम, वो काली रात जब मुझे घर से निकाला गया। आर्यन खामोशी से सुनता रहा। उसकी मुठ्ठियाँ भिज गई और आँखों में गुस्से सी लाहौर दौड़ गई। "मैं तुम्हारी तरह अकेला हूँ दुआ," आर्यन ने कहा। "मैंने यतीमी देखी है, भूख देखी और फिर अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया। मैं जानता हूँ कि जब अपनी बेवफ़ाई करें तो कैसा लगता है। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या तुम इस तन्हा इंसान का साथ दोगी? मैं तुम्हें वो इज़्ज़त दूँगा जिसकी तुम हकदार हो।" खालिक़ कायनात के फ़ैसले भी कितने अजीब हैं। एक रात में बेघर हुई और चंद ही दिनों में शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ अफ़सर की शरीके हयात बन गई। हमारी शादगी सादगी से हो गई, लेकिन इसमें वो सुकून था जो महलों में नहीं मिलता। शादी के 1 हफ्ते बाद आर्यन ने मुझसे कहा, "दुआ, अब वक़्त आ गया है कि तुम्हारे भाई को हकीकत दिखाई जाए। तुम्हारा भाई वापस आ गया है और अब इसे सच बताना चाहिए।" आर्यन पुलिस की पूरी डफरी के साथ मेरे भाई के घर पहुँचा। मैं गाड़ी में बैठी देख रही थी। दिलावर भाई पुलिस को देखकर घबरा कर बाहर आए। "आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं?" "मैं आपसे आपकी बहन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ," दिलावर भाई कहने लगे। "मेरा अपनी बहन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसे मैंने उस घर से निकाल दिया है। ना जाने वो कहाँ है, किसके साथ भाग गई है।
ज़िंदा भी है या मर गई, मैं उसके किसी अमल के बारे में जवाबदेह नहीं हूँ। भाई की बात सुनकर मेरा दिल ज़ख्मी हो गया। जो आपके अरमान ज़ख्मी इस अंदाज़ में मुस्कुरा दिए, मिस्टर दिलावर आपको अंदाज़ा है कि आपने अपनी बहन के साथ क्या किया? वो लड़की जिस पर आपने तोहमत लगाई वो इस वक़्त इस शहर के डीएसपी की बीवी है। मैंने उसके साथ इज़्ज़त से निकाह किया। दिलावर भाई हैरान रह गए थे। तुमने मेरी बहन के साथ निकाह किया क्यों, कब, कैसे? इस रात मेरी जान बचाई थी। जब आपने उसे घर से निकाला था, ये किसी के साथ भागी नहीं थी। आपकी बीवी ने इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की, बदनीति की। पर आपकी बहन की किस्मत सँवार दे। भाई साकित खड़े रह गए। आर्या ने अपने मोबाइल से वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो उसने अस्पताल और सड़क के कैमरों से निकलवाई थी, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि मैं अकेली रिक्शे में एक ज़ख्मी शख्स को लेकर जा रही थी। साथ ही आर्या ने भाभी के फ़ोन का रिकॉर्ड भी निकलवाया था, जिससे साबित हो रहा था वो अपनी बहन साजिदा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रही थी। भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागते हुए गाड़ी के पास आए और शीशे पर हाथ मार कर रोने लगे। दुआ मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने इस औरत की बातों में अपनी जान से प्यारी बहन को खो दिया। ये सब आवाज़ें घर के अंदर भी सुनाई दे रही थी। भाभी अंदर से निकली। उनका रंग सर्द पड़ चुका था। वो रेहान की वर्दी और रौब देखकर काँप रही थी। भाभी ने पलटकर उन्हें देखा और गुस्से से चिल्लाए, "किरण, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुमने सिर्फ़ मेरी बहन को नहीं निकाला, तुमने मेरी गैरत और मेरी अकल को भी मार दिया था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।" मैंने फ़ौरन गाड़ी से निकलकर भाई का हाथ थाम लिया। "नहीं भाई, रुक जाएँ।" भाई ने हैरत से मेरी तरफ देखा। "दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? इस औरत ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।" मैंने मुस्कुराकर आर्यान की तरफ देखा और फिर भाई से कहा, "भाई, इसकी बदनीति ने मुझे एक ऐसी राह दिखाई जहाँ मुझे आर्यान मिले। अगर ये मुझे घर से ना निकालती तो शायद मैं आज भी किचन में पिसती रहती और आर्यान सड़क पर दम तोड़ देते। उसने जो बुरा किया अल्लाह ने उसे मेरे लिए बेहतर बना दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर टूटे। उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन याद रखें कि रिश्ता भरोसे से होता है, कान के कच्चे होने से नहीं।" भाई मेरी बात सुनकर ज़मीन पर बैठ के उन्हें अपनी बहन की सच्चाई का अंदाज़ा हो चुका था। भाभी शर्मिंदगी से सर झुकाए वहीं खड़ी रह गई। आर्या ने मेरा हाथ थामा और हम वापस अपनी नई ज़िंदगी की तरफ चल पड़े। वो शाम मेरे लिए एक नया सूरज लेकर आई थी। भाभी की नफ़रत ने मुझे वो मकाम दिला दिया जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। सच है, जब अल्लाह किसी से कुछ छीनना है तो उससे बेहतर नवाज़ने के रास्ते भी खुद